Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Ravdi sir, your physics lecturer, and we were on BSc third year book electronics. हमने पैरामीटर्स किए थे लास्ट क्लास में. लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, नेटवर्क थ्योरम, जाल प्रमेय. तो नेटवर्क जो थ्योरम है उसमें बहुत अच्छी अच्छी थ्योरम है जो आपके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं या मुश्किल जो परिपथ होते हैं उनको किस में सिंपल फॉर्म में चेंज करता है. हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं सिंपल फॉर्म में ताकि उसको सॉल्व करना काफ़ी इजी रहे. यहाँ पे बहुत सारी थ्योरम है, हम वन बाय वन देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है. और ये जो टॉपिक आज मैं करा रहा हूँ ये एग्जाम में ज़रूर आता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये थ्योरम्स हैं, आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं. तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि थ्योरम के बहुत सारे डेरिवेशन हैं. डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, बट बेटर रहेगा कि आप इस थ्योरम को ना एक एग्जाम्पल के साथ समझें ताकि आपको ज़्यादा समझ आए. तो मैंने यहाँ पे थ्योरम जितनी भी है एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा ताकि उसी तरीके से आप इसका डेरिवेशन कर सकें. अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गया तो डेरिवेशन भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा क्योंकि तरीका सेम ही है. जिस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व होगी उसी तरीके से डेरिवेशन भी होते हैं. तो एग्जाम्पल के थ्रू वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, लेट्स सी. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. सबसे पहले अपने देखते हैं थेवेनिन प्रमेय. ओके, थेवेनिन थ्योरम देखते हैं. थेवेनिन थ्योरम में अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है IR3 की वैल्यू निकालनी है आपको. यानी आपको सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में जो I3 आपके पास जो रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको ये पता लगाना है. तो इसके लिए क्या करते हैं अपने, आपको पहला स्टेप इसमें ध्यान रखना है कि जिस प्रतिरोध पे या जिस रेजिस्टेंस पे आपको करंट निकालना है अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम आप उसको क्या करेंगे, उसको आप एक बार ब्रेक कर देंगे. यानी उसको आप क्लोज कर देंगे या खोल देंगे, उसको शॉर्ट कर देंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये जो R3 इसकी जगह हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया. ठीक है ना. यानी इसको खोल दिया, इसकी जगह कोई भी इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ये दोनों क्या है, ओपन है, खुले हुए हैं. इस बेस पे हम इसमें क्या निकालेंगे, हम इसमें किरचॉफ लॉ लगा के देखते हैं इसका क्या, इसमें क्या तो करंट है, क्या इसमें वोल्टेज है. तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें साइकिल लेते हो, कोई मान लेते हैं मैं इसमें क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, पूरे में ले रहे हैं. ठीक है, इस पूरे में क्लॉकवाइज राउंड ले रहा हूँ. तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आखिरी साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है. तो ये 6 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. KVL लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. करंट यहाँ पे I1 है और इधर करंट क्या है, I2 है. करंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि बीच में ब्रेक है. ठीक है, I1 करंट ही पूरे में फ्लो होएगा. अब यहाँ पे अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो इसका साइन यहाँ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा. आखिरी साइन इसका क्या है, नेगेटिव है. तो इसलिए यहाँ पर 2 ओम के साथ जो I1 का प्रोडक्ट होएगा वो नेगेटिव के साथ होएगा, -2I1. इसके बाद करंट इस तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है. और क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आखिरी साइन क्या है, नेगेटिव है. आखिरी साइन लेना है आपको नेगेटिव. और करंट हमारा I1 ही है और रेजिस्टेंस हमारा क्या 1 है, तो ये आ जाएगा I1. इसके बाद ये देख लेते हैं E2. E2 में क्या हो रहा है, आखिरी साइन इसका क्या नेगेटिव है, तो ये आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है. और इनका एल्जेब्रिक सम कितना होएगा, 0 होएगा अकॉर्डिंग टू KVL. तो यहाँ से अगर हम I1 की वैल्यू निकालते हैं तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी. अब हम निकालते हैं कि A और B टर्मिनल पे वोल्टेज कितनी है, यानी कि VAB निकालना है अपने को. ये हमारा दूसरा स्टेप होगा, VAB पे वोल्टेज निकालनी है. तो वोल्टेज मान लेते हैं VAB है इस पे. तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, KVL लगा रहा हूँ. बट KVL मैं इसी सर्किट में लगाऊंगा सिर्फ फर्स्ट लूप में. तो यहाँ देखते हैं वापस से, ये 6 है. करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है. और I1 की वैल्यू उन्होंने क्या निकाली थी, 0 निकाली थी. यानी इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये 0 हो गया. इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज है जिसमें ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है. तो यहाँ पे नेगेटिव VAB आ जाएगा. और इधर ये राउंड कंप्लीट होता है तो इसका एल्जेब्रिक सम कितना हो गया, 0 हो गया.
तो VAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 आ जाएगी। VAB की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमारे पास VAB आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप लगाना है। थर्ड स्टेप ऑफ थेवेनिन थ्योरम में क्या है कि जो वोल्टेज सोर्स हैं यानी कि विद्युत स्रोत हैं उनको आप क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, क्लोज कर दोगे, यानी कि आप उसकी जगह उनको रिप्लेस कर दोगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से यानी कि आंतरिक प्रतिरोध से। तो आपका जो सर्किट है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा कि दोनों तरफ वोल्टेज सोर्स नहीं है, उनको शॉर्ट कर दिया उन्होंने, या फिर कह सकते हैं उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से आपने रिप्लेस कर दिया। क्योंकि क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध दे ही नहीं रखा था, इसलिए यहाँ पे आप 0 मान के चलोगे इसको। तो यहाँ पे शॉर्ट हो गए। अब आपको इस सर्किट का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, नहीं तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध निकालना तो आपको एक नज़र में देखोगे तो आपको लगेगा कि तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम है, और आप इसमें गलती से क्या कर सकते हो 1 + 2 = 3 निकाल दोगे। ऐसी गलती मत करना, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि क्या हो रहा है, अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, A B, A पे डिवाइडेशन हो रही है 2 वायर्स की, और B पे भी 2 वायर्स की डिवाइडेशन हो रही है, और ये किससे कंबाइंड हो रहे हैं, रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध से, जिसमें एक तो 2 है और एक 1 है। यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर संयोजन है। और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा दो 1/R = 1/R1 + 1/R2। नहीं तो आपको पता ही होगा, 12th क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई होगी आपको कि इनका एक बार प्रोडक्ट करना होता है, इनको एक बार ऐड करना होता है, दोनों का रेशो लेना होता है। तो 2 × 1 = 2 और 2 + 1 3, ये हमारे पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट। हमने R इक्विवेलेंट निकाल दिया जो 2/3 ओम आया है। यहाँ पे आपने यहाँ पे 2 चीज़ निकाल दी मेनली, देख लेते हैं क्या क्या निकाला आपने। एक तो आपने निकाला है AB पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी कि VAB, यानी कितना विभव है VAB का। और एक आपने पूरे सर्किट का क्या निकाल दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। यहाँ पे VAB को आप VEQ भी लिख सकते हो, और ये कितना आया था 6 आया था। ओके, तो इसके बाद आपको एक और सर्किट बनाना है अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, जिसमें ये तो हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज सोर्स होएगा, और ये हमारे पास क्या होएगा, रेजिस्टेंस होएगा। यानी कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि तुल्य प्रतिरोध और तुल्य वोल्टता के बेस पे आपको एक सर्किट बनाना है। और वो सर्किट कैसा दिखाई देगा आपको, इस तरीके से। ये आपका EQ हो गया, जिसको मैं VEQ बोल रहा था, और यहाँ पे जो इम्पीडेंस है या प्रतिरोध है ये कितना निकाला अपने, 2/3 ओम निकाला है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में R3 के ऊपर करंट निकालना था, तो R3 तो वहीं का वहीं अभी, ठीक है ना, A B के प्लेस पे, और R3 को वापस आपको यहाँ पे अटैच करना है, जिसका प्रतिरोध कितना था, 2 ओम था। आपको इसमें करंट निकालना तो आपके लिए बहुत आसान है। कैसे, आप क्या करोगे, इसमें किरचॉफ लॉ लगा दो, उससे भी करंट निकल जाएगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, सिंपल से ही है। तो करंट मान लो यहाँ पे I है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, और क्लॉकवाइज ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - 2/3 I - 2 I = 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे I निकल जाएगा आपके पास। I कॉमन ले लिया और उस तरफ ले गए, तो I हो जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा 2/3 + 2 = 6, और I = आ जाएगा 2 × 3 = 6 + 8/3 = 6। ये कैंसिल कर दो, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 / 4 आपका आंसर आ जाएगा एम्पियर में। तो ये थी थेवेनिन थ्योरम। इसके स्टेप्स दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला आपको क्या काम करना है, जिस प्रतिरोध पे या जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड करना है उसको क्या करोगे, ओपन कर दोगे। ओपन करके आप पहले तो पता लगाओ कि इस सर्किट में KVL लगाने पर क्या पता चलता है आपको। KVL पता लगाने पे हमें यहाँ पता चला कि करंट जो फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट में 0 हो रहा है। वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि 6 वोल्ट यहाँ पे, 6 वोल्ट यहाँ पे, दोनों का इक्वल इफेक्ट है, तो करंट तो फ्लो हो ही नहीं सकता। करंट यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, 0 फ्लो हो रहा है।
करंट जीरो फ्लो हो रहा है तो हमने ही फिर यहाँ पे क्या करना है, वी ए बी की वैल्यू निकालने की, ए बी के ऊपर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो हम इस लूप में क्या करेंगे, KVL लगा देंगे, जिससे हमारे पास वी ए बी या वी ई क्यू या ई क्यू निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज निकल जाएगी वी ए बी की। जब हमारे पास इक्विवेलेंट वोल्टेज आ जाएगी तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वोल्टेज जो सोर्स हैं जितने भी सर्किट में, उसको हमने शॉर्ट कर दिया था या उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया था। फिर हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और फाइनली आपको एक सर्किट बनाना है जिसमें एक तो होगा वोल्टेज सोर्स जो कि इक्विवेलेंट होएगा, एक आपका यहाँ पे लोड होएगा जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगा, और साथ में वो रेजिस्टेंस निकालना है जिसमें आपको करंट फाइंड करना था, तो वो था हमारा R3। तो KVL लगा के हमने फिर से क्या निकाल दिया, इसमें करंट की वैल्यू निकाल दी। तो ये थी हमारी थेवेनिन थ्योरम। इसके बाद देखते हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम। से नेक्स्ट थ्योरम अध्यारोपण प्रमेय यानी सुपरपोजिशन थ्योरम। तो अपने टॉपिक करते हैं नेटवर्क थ्योरम, जाल प्रमेय देख रहे थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन क्या है, वो मैं आपको इस एग्जांपल के साथ बताऊंगा ताकि आपको अच्छे ढंग से लर्न हो जाए। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालना है। एक सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में आपको I1 करंट निकालना है, I2 करंट निकालना है, I3 करंट निकालना है, और AB के ऊपर कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है VAB आपको निकालना है, यानी AB पर आपको विभव निकालना है। ये चार वैल्यूज़ आपको निकालनी है। सर्किट को आप अच्छे ढंग से देख लो। इसमें यहाँ पे क्या है, दो वोल्टेज सोर्स हैं, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस हैं, प्रतिरोध है, करंट यहाँ पे I1 I2 I3 आपको पहले से शो कर रखे हैं जिसकी वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो ये थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं, इसका पहला स्टेप तो ये होएगा कि आपको इसमें वोल्टेज सोर्स जो है ना 1 बाय 1 करके लेने हैं, यानी एक एक करके लेने हैं। यानी पहला सर्किट जो बनेगा उसमें आप इस E1 को तो एक्टिव मानोगे, इसको आप क्या कर दोगे, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे, यानी कि इसके आंतरिक प्रतिरोध से इसको प्रतिस्थापित कर दोगे। या फिर अगर आंतरिक प्रतिरोध आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप इसको क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे, यानी कि इसको हटा दोगे। ठीक है, तो इसका जो सर्किट दिखाई देगा आपको वो इस तरीके से दिखाई देगा। देखो सब कुछ एज इट इज है, यहाँ पे इसको की जगह क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब जो करंट है ना, आप उसको I1 I2 I3 नहीं मानोगे, आप उसको करंट को I1 डैश I2 डैश और I3 डैश मानोगे। ये करंट I1 I2 I3 डैश हो गए। अब आपको क्या करना है, पहले तो इस सर्किट का आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समान, ये हो गया श्रेणी क्रम और ये हो गया समांतर क्रम। तो इसमें देखते हैं कि ये टोटल कैसे निकलेगा। तो आपको पता ही है, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो एक तरीका तो ये कि आप इसको ये मान लो कि वायर जो है ना उसका एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। या फिर आप इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला लगा देना, 1/R = 1/R1 + 1/R2। हालांकि सिंपल है कि अगर ये 4 है, ये 4 है तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस वाले का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तार हमने क्या कर दी, मोटी कर दी एक तरीके से। और ये हमारे पास 8 है तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ओके, तो 10 ओम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो इसको तो हम रखेंगे एक्टिव और इसको रखेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये हो जाएगा सर्किट कुछ इस तरीके से, जिसमें यहाँ तो ये हमारे पास एक्टिव हो गया और इसके बाद हमने इस वाले को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, आंतरिक प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर दिया। अब क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध आपको नहीं दरकार था, इसलिए आप इसको आप शॉर्ट कर दोगे, यानी लघु कर दोगे इसका। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस केस में भी आपको क्या करना है, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस देख लेते कैसे निकलेगा। ये तो हो गया कि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे बताता हूँ R इक्विवेलेंट क्या बनेगा आपके पास, डबल डैश लेते हैं इसको, 4 प्लस इन दोनों का होता है पहले तो प्रोडक्ट, यानी कि 32, और इन दोनों का होगा प्लस, यानी कि 12। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 16 12 12 20/3।
तो ये हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस कितना आ गया 20/3 ओम आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके पास इक्वल रेजिस्टेंस आ गया तो आपको करंट निकालना है। इसमें करंट कैसे निकालोगे, सबसे पहले निकालते हैं I1 की वैल्यू। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है। I1 जो करंट है I1 डैश, वो बेसिकली क्या है, एक ऐसे सर्किट में फ्लो हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, टोटल 10 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है, वोल्टेज कितनी है 5 है। तो आपको पता है अगर इस 5 को 10 से अपने क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा। यानी कि करंट कितना आ जाएगा 5/10 = 1/2 एम्पियर। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको कि वोल्टेज को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से फाइंड करेंगे तो करंट आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग का करंट है I1 डैश। अब इधर I1 के दो पार्ट हो गए, I2 डैश और I3 डैश। ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लगाते हैं करंट डिवीजन थ्योरम, यानी कि धारा विभाजन प्रमेय। वो कैसे लगाते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान होता है। मान लो आपको I2 निकालना है। देखो वैसे तो देखो दोनों सेम ही रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध दोनों क्या है, समान है। यानी जो करंट जो फ्लो हो रहा है ना 1/2, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर। तो यानी कि यहाँ पर इसका भी अगर आधा आधा करें तो ये हो जाएगा 1/4 एम्पियर, और I3 भी कितना हो जाएगा 1/4 एम्पियर। बट फिर भी अगर आपको करंट डिवीजन रूल पता करना तो मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं। I2 अगर आपको निकालना है I2 डैश, तो हम किसके कारण निकाल रहे हैं, I1 के कारण। I1 के कारण I2 डैश निकालना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक तो यहाँ पे देखो इसका कोई काम नहीं है इस रेजिस्टेंस का, इसका और इसका ही वर्क रहेगा बेसिकली। तो आपको क्या करना है, आपको I2 के ऊपर पहले तो ये देखना है कि इन दोनों रेजिस्टेंस में कौन सा रेजिस्टेंस दूर वाला है। तो दूर वाला रेजिस्टेंस ये है 4, और नीचे आपको क्या करना है, दोनों का सम करना है, और इसको किससे इंटू कराना है, इस अपकमिंग करंट से I1 डैश से। तो ये देखो कितना आ जाएगा 4/8 = 1/2, और ये I1 डैश कितना था, ये भी 1/2 था। तो 1/2 को 1/2 से इंटू कराएंगे तो 1/4 ही आएगा, ठीक है ना। I3 डैश देख लेते हैं। हालांकि आपको समझ कम आएगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम हो गए, कोई बात नहीं, हम अगला सर्किट करेंगे ना तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे करंट निकालते हैं। पहले तो निकालते हैं I1 डबल डैश। I1 डबल डैश कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कहा था कि ये तो हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, ये हमारा I2 निकलेगा। यहाँ पे I2 डबल डैश कैसे निकलेगा, वोल्टेज को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। वोल्टेज कितनी यहाँ पे 10 है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था 20/3, तो ये आ जाएगा 3/2 एम्पियर। ऑलराइट, कितना आ गया है, 3/2 एम्पियर आ गया। इसके बाद I1 डैश निकालते हैं। I1 डबल डैश, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, करंट डिवीजन रूल लगाना है। वो आपको बताया तो कैसे लगेगा। I1 डैश निकालना, तो यहाँ पे देखो ये दो रेजिस्टेंस है, ये तो इसके पास में और ये दूर वाला है। तो आपको न्यूमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा, दूर वाला रेजिस्टेंस। दूर वाला कौन सा है, 4 है, और नीचे क्या करना है, आपको दोनों का सम करना है, 4 + 8। तो ये कितना बन जाएगा 4/12 यानी कि 1/3। अच्छा, साथ में किसका इंटू कराना पड़ेगा इसके साथ, I2 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। I2 डैश की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर। नहीं समझ आया तो I2 डैश I3 डैश देख लो, I3 डबल डैश। I3 डबल डैश जो है ये वाला जो करंट है, इसके लिए पास वाला रेजिस्टेंस ये है, दूर वाला रेजिस्टेंस ये है।
हमें क्या लिखना पड़ता है न्यूमरेटर में, दूर वाला रेजिस्टेंस, वो कितना है 8 है, और डिवाइड में आपको क्या लिखना है, दोनों का सम, और किससे इंटू कराना, जो करंट अपकमिंग है यानी कि I2 डबल डैश। तो ये देख लेते हैं कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2/3 इंटू I2 डैश की वैल्यू क्या है, I2 डबल डैश की 3/2, ये आ जाएगा 1 एम्पियर। ऑलराइट, हमने क्या किया, दोनों सर्किट में करंट निकाल लिए, I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश, I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I3 डबल डैश, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब आपको फाइनली करंट जो निकालना था, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, मैं वापस बताता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन में आपको निकालना था I1। यहाँ पे I1 जो होएगा ना, वो इक्वल होएगा I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। ओके, इनकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी कितनी निकाली थी। I1 डैश की वैल्यू निकाली थी आप लोगों ने 1/2 एम्पियर, I1 डबल डैश की वैल्यू भी 1/2 ही थी, ये रही 1/2 एम्पियर। ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0, यानी कि इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है I1 की। I2 निकालते हैं हम, I2 में क्या करेंगे, इसके लिए I2 डबल डैश में से I1 डबल डैश, I2 डैश माइनस करेंगे, ठीक है। I2 डबल डैश की वैल्यू देखते हैं कितनी है, I2 डबल डैश की वैल्यू है 3/2, I2 डैश की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, I2 डैश की वैल्यू 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12 माइनस 2 दैट इज 10/8 यानी कि 5/4 एम्पियर। अब हम निकालते हैं क्या, ये कितना आ गया 5/4। I3 कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ निकालता हूँ। I3 के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि हम उल्टा क्यों नहीं लिख रहे कि I2 में से I2 डबल डैश क्यों नहीं माइनस किया। तो आपको ध्यान रखना है कि बड़ी वैल्यू आगे लिखनी है, छोटी वैल्यू पीछे लिखनी है, ठीक है ना। या फिर ये ध्यान रखो कि जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे ये और ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, तो इसके लिए जो मान है ना वो पहले रखने हैं, इसके लिए बाद में रखने हैं। अब यहाँ पे देखो I3 कैसे निकालेंगे अपने, I3 निकालने के लिए आपको I3 डैश में से I3 डबल डैश इस बार ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। पहले तो क्या था, I1 इधर था और I2 इस तरह से आ रहा था, लेकिन I3 के लिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों ऐसे ही जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों का एडिशन करना है आपको। तो I3 डैश की वैल्यू और I3 डबल डैश की वैल्यू देख लेते हैं कितनी कितनी आई थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि I3 डैश की वैल्यू 1/4 थी और I3 डबल डैश की वैल्यू कितनी थी, वो 1 थी। 1/4 प्लस 1 करना है आपको, यानी कि 5/4 हो जाएगा ये। यानी कि 5/4 एम्पियर। अब आपको निकालना है VAB। VAB आपके लिए बहुत ईजी है। कैसे, ये आपके पास रेजिस्टेंस है और इसमें I3 की वैल्यू अपने निकाल चुके हैं, कितनी निकाली है, 5/4 निकाली अपनों ने। दोनों का प्रोडक्ट करा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा VAB। वो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, यानी कि अविभांतर जो होता है वो रेजिस्टेंस और करंट का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमने सारी वैल्यूज 1 बाय 1 फाइंड कर ली थी। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, ताकि और अच्छे ढंग से समझ आ जाए। यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है आपको, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ये चीज़ें। काफ़ी है। इस पूरे सर्किट में आपको क्या निकालना है, ICE निकालना है, यानी इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है। ठीक है, पहला स्टेप आपका क्या था, पहला स्टेप आपका था कि एक ही वोल्टेज सोर्स का आप एक्टिव मानोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक करंट सोर्स है,
यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स है। करंट सोर्स को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वोल्टेज सोर्स को तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, करंट सोर्स को हमेशा ओपन करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों में डिफरेंस रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होगा आपका क्या, कि ये जो करंट सोर्स है आप इसको क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। मान लो इसको ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो कितने निकलेगा, तो देखो ध्यान से, ये क्या है, ये आपने कर रखा है ओपन। ओपन का मतलब है कि यहाँ पे ब्रेक हुआ पड़ा है, ओके। अब इधर क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो कितना आ जाएगा, या फिर अपने I1 की वैल्यू निकालते हैं, ओके। I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट डिवीजन थ्योरम से। करंट डिवीजन थ्योरम क्या कहती है कि ये जो I1 है इसके लिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, ये और एक ये पूरा कंबाइंड। इसके लिए पास वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, ये है। दूर वाला कौन सा है, ये है। तो दूर वाले को पहले लिखते हैं 2, और नीचे क्या करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा, इसका, इसका और इसका, यानी कि 2 + 1 + 3, ओके। तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। और इसके लिए अपकमिंग करंट कौन सा है, 10 एम्पियर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/6, यानी कि 1/3, यानी कि 10/3 एम्पियर, ओके। अब हम निकालते हैं I2। I2 के लिए क्या करना पड़ेगा, हम मानेंगे इस बार इसको ओपन, इसको ओपन मानेंगे। तो I2 कैसे फाइंड होएगा, I2 के लिए दूर वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, ये है 3, और नीचे क्या करना पड़ेगा, सबका सम कर देते हैं, 2 + 1 + 3 इनटू अपकमिंग करंट। अपकमिंग करंट कितना है इसका, 5 है इधर से। तो ये हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2, 5/2 आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे अगर करंट निकालना है आपको ICE, तो इन दोनों का देखो, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसमें से देख ले बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू इसमें देखो, ये तो अगर 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो इस 10/3 में से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, 5/2। तो ये अपने पास ICE की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो 20 - 15, यानी कि 5 और 6 एम्पियर। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो आप इसको नोट कर लो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना लेना। जैसे ही न्यूमेरिकल कराया वैसे इसका डेरिवेशन है आपको मैं बता दूंगा। एग्जाम में न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। थैंक यू।